नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में यानी कि कह सकते हैं कि पंचायत लेवल पे जो केंद्र की या फिर राज्य की जो योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है, वो कौन-कौन सी योजनाएं हैं, उनकी पात्रता क्या है या उनके सिनेरियो क्या-क्या हैं, वो मतलब कौन-कौन उस योजना का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल है, उस योजना में आखिर होता क्या है, मतलब क्या किस तरीके की योजनाएं हैं, किन कौन लोग उसके लिए पात्र रहेंगे, ठीक है। और उसमें क्या-क्या लाभ वगैरह मिलेंगे, ठीक है? और उसमें केंद्र तथा राज्य का क्या अंतर रहेगा या कह सकते हैं क्या अनुपात रहेगा, ठीक? तो ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, फुल डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। हो सकता है कि इस तरीके की या कह सकते हैं कि इस वीडियो में आपको केवल एक पार्ट देखने को मिले, ठीक है? बची हुई कुछ योजनाएँ मैं अगले वीडियो में करवाऊँ। ये केवल पंचायत स्तर की जो जन जन कल्याणकारी योजना है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी आपके सिलेबस में पूरा एक दे रखा है कि केंद्र तथा राज्य की जो योजनाएँ हैं, उनके या तो कम से कम नहीं तो 10 या 12 तक हो सकते हैं कि कह सकते हैं कि वीडियो हो जाएँगे। तो वो मैं बिल्कुल लास्ट में करवाऊँगा, ठीक है? तो जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ में। तो बात करते हैं सबसे पहली जो योजना थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो था वो उसमें आपको पता ही होगा कि मतलब जो राशन मिलता है एक तरीके से जो गांव से संबंधित है हमारे भाई बहन जो भी हैं आप लोग, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं किसी भी गांव से संबंध रखते हैं, आप कभी गांव में जाते हैं, हो सकता है कि मतलब कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका गांव से कोई ताल्लुक ना रहा हो, वो शहर में पले बड़े हों, ठीक है। पर गांव में एक राशन बहुत बड़ी कह सकते हैं कि योजना है जो कि प्रत्येक राशन कार्ड धारी को मतलब कि ये राशन मिलता है। और प्रत्येक एक मतलब कि जैसे एक व्यक्ति आपके परिवार में तो वो एक यूनिट काउंट होता था, मतलब अभी भी काउंट एक ही यूनिट होता है, तो एक यूनिट पे 5 किलो तक मतलब मिलता था, ठीक है, मतलब जो अभी मिल रहा है करंट की सिचुएशन में। तो बात करते हैं कि स्टार्टिंग इसकी क्या हुई थी, तो बात सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो थी, ठीक है, इसकी जो पात्रता क्या थी, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। सिंपल सी बात है, यदि आप भारत के नागरिक हैं तभी आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, तो ये तो सिनेरियो सब में सेम ही रहेगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवार पात्र हैं। एक पहले अगर आप मतलब 1900 कह सकते हैं कि 95 से लेके 2000 या 2005 तक के स्टूडेंट रहे हैं, तब आपको मतलब कि जो आपकी जन्म है वो उसके बीच में रहा है, तो आपको पता होगा कि इस टाइम पे मतलब कि जो बच्चे पढ़ रहे थे या जो पैदा हुए थे वो जब आगे जाके पढ़ रहे थे, उनको जब एक स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाता था स्कूल्स में, तो वहाँ पे बीपीएल कार्ड मांगा जाता है। जनरली एक्चुअली क्या, मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास में ना तो बीपीएल कार्ड था, ना मुझे कभी स्कॉलरशिप मिली, तो इस वजह से मतलब कह सकते हैं कि मेरे और भी जो भी दोस्त थे उनको ये सारा कुछ इन योजनाओं का लाभ मिला था, मतलब स्कॉलरशिप वगैरह का। पर मेरे पास में बीपीएल था नहीं, तो मुझे कभी भी इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। लेकिन जब मैं उनको देखता था मुझे लगता था कि यार मेरे पास क्यों नहीं है बीपीएल कार्ड, मुझे मतलब वो एक समय होता है उस समय, ठीक है। आप उसको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो बात करते हैं गरीबी रेखा के नीचे सभी परिवार जो हैं वो इसके पात्र रहेंगे, ठीक है। और इसमें मोस्टली आप मान सकते हैं जितने सामान्य वर्ग के स्टूडेंट आते हैं वो 80% या 80 नहीं, लगभग आप मान लीजिए कि 90% बच्चे जो सामान्य वर्ग से आते हैं वो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं और अभी भी नहीं उठा पा रहे होंगे। तो बात करते हैं कोई भी परिवार जिनमें 15 से लगभग 60 वर्ष मान लीजिए की आयु के बीच कोई सदस्य नहीं है, यानी कोई परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है, तो वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि बच्चों जो रहेंगे 15 साल से कम के जो भी व्यक्ति रहेंगे, उनको इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिलेगा, भले वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर उनके पास में बीपीएल हो या ना हो, मतलब गरीबी रेखा के नीचे वाला जो कार्ड रहता था वो हो या ना हो। पर अगर उनके घर में कोई 15 वर्ष से ऊपर का नहीं है तो फिर उनको ये लाभ मिलता था, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि इनके पास कोई स्थायी नौकरी ना हो, वे केवल अनियत श्रम पे में संलग्न है, जैसे कि कोई प्रॉपर उनके पास में कोई जॉब ना हो, ठीक है, वो लेबरी कर रहे हों और लेबरी में भी पता नहीं कि मतलब आज मतलब उनको काम मिल गया है, कल नहीं मिला है, इस तरीके से अगर उनकी जॉब चल रही है, वो कार्य कर रहे हैं, तो फिर भी वो ऑलरेडी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पात्रता, ये अ, बस आप मान लीजिए कि ये कागजों में है। अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो प्रधान जिसको चाहता था उसी को उस समय पे कह सकते हैं कि ये बांटता था जो राशन वगैरह होता था। बाकी अगर आपके पास में मतलब ये सारे आप फॉलो कर रहे हैं, आप भारत के नागरिक भी हैं, आप गरीबी की रेखा के नीचे भी हैं, आपके परिवार में भी अगर कोई नहीं है 15 वर्ष के ऊपर का, और आप मतलब अब 15 वर्ष के ऊपर का बच्चा जो होगा, मतलब कह सकते हैं कि वो नीचे का जो बच्चा होगा वो क्या नौकरी करेगा, क्या उसके पास में होगा। लेकिन अगर
ग्राम प्रधान चाहेगा कि आपको इस मतलब कि आपको राशन ना दिया जाए, तो मतलब मान लीजिए आप कि कोई ताकत आपको गाँव की वो राशन नहीं दिलवा सकती थी। मतलब ये हालाँकि उस समय का था, अब तो बदल चुका है सारा कुछ, अब तो सब डिजिटलाइज़्ड हो गया है, ठीक है? लेकिन मैं ग्राउंड की जो रियलिटी वो बता रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप में से अगर मतलब जब भी जो भी बीपीओ बन जाएँगे या अधिकारी बनेंगे, जहाँ भी बनेंगे मतलब चाहे कहीं भी बने, जैसे चाहे बीपीओ बने या यूपी में इंस्पेक्टर बनते हैं आप लोग या कोई भी आप जॉब पकड़ते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है? और चलिए बात करते हैं आगे। तो इसका जो लाभ होता था मतलब इसमें क्या-क्या लाभ होता था, जो ये पात्रता होती थी मतलब जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, इसमें आखिर इसमें होता क्या था? तो प्रत्येक महीने 35 किलोग्राम चावल या गेहूँ यानी कह सकते हैं कि या तो आपको 35 किलो चावल मिलते थे या आप मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ आप 35 किलो ले सकते थे। जबकि गरीबी रेखा के ऊपर का जो परिवार होता था उसको मासिक आधार पर 15 किलोग्राम खाद्यान्न हेतु पात्र था। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि गरीबी रेखा के नीचे वाला जो वो एक कार्ड होता था, वो आपके पास में होना चाहिए था। तो अगर आपके पास में गरीबी रेखा के नीचे वाला जो कार्ड है, आप गरीबी रेखा के नीचे बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको 35 किलोग्राम तक चावल मिल सकता था या आप अगर गेहूँ लेना चाहें तो 35 किलोग्राम आपको गेहूँ मिल सकता था। बाकी इसको आप डिवाइड भी कर सकते थे, जैसे कि 15 किलो आपने चावल ले लिए, 20 किलो गेहूँ ले लिए, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये आ जाती कि अगर आपके पास में गरीबी रेखा के नीचे वाला कार्ड नहीं होता था और गरीबी रेखा के ऊपर का जो कार्ड होता था, तो आपको प्रति महीने या कह सकते हैं कि हर महीने आपको 15 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता था। लेकिन इसमें भी एक मतलब कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी थी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, मुझे पता है और ये सारा कुछ मैंने देखा हुआ है, क्योंकि मेरे और भी जो अन्य मित्र वगैरह थे जो भी और गाँव के मतलब बच्चे थे, वो लेने जाते थे और मुझे एक्चुअली रियलिटी भी पता है। हालांकि मैं कभी एलिजिबल ही नहीं था तो मैं कभी गया भी नहीं, पर हाँ मैंने देखा तो चूंकि गाँव में ही था। तो अब जैसे कि इसमें ये लिखा है कि प्रत्येक महीने, और अगर आप गाँव से बिलोंग कर रहे हैं ना तो आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे जो राशन बँटता था ना, वो 6-6 महीने तक राशन ही नहीं बँट रहा है। उसके बाद में 1 महीने उसने बाँट दिया कभी, उसके बाद फिर से 6 महीने तक गायब। मतलब कि जो ग्राम प्रधान या कोटेदार होते थे, वो 5-5 6-6 महीनों का राशन ही गायब कर देते थे और रजिस्टर पे एंट्री कर देते थे ऐसे ही मतलब, और पूरा गायब कर दे मतलब अंधा चल रहा था सारा कुछ। और देख रहे हैं ना कि प्रत्येक महीने एक परिवार को 35 किलोग्राम गेहूँ या चावल का प्रावधान था। और एक बोरी में मतलब लगभग 100 किलो तक गेहूँ आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक परिवार को मतलब सॉरी 3 परिवार में एक एक बोरी चली गई। अब एक ग्राम सभा में मिनिमम 1000 लोग की तो ग्राम सभा होगी। सिंपल सी बात है ना, जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि मिनिमम 1000 की जनसंख्या पे एक ग्राम सभा का गठन होगा। अब वो 1000 की जनसंख्या का मतलब है कुछ नहीं तो आप मान लीजिए 250 घर तो होंगे ही ना उस ग्राम सभा में, कुछ नहीं तो 250 घर, यानी कि 250 फैमिलीज। अब 250 फैमिलीज में तीन फैमिली पे हो जाता है 1 क्विंटल। अब आप मतलब जोड़ लीजिए कि कितना किस लेवल का मतलब भ्रष्टाचार फैला हुआ था। और ये सारा कुछ चल रहा था ग्राम प्रधान का, जो ग्राम का बीपीओ था वो। इसके अलावा मतलब सारे अधिकारी ही इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे, मतलब कह सकते हैं आप। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसका जो अ, हिस्सा हुआ करता था वो गांव का जो एक कोटेदार होता था। मतलब जनरली कोटेदार ही उस व्यक्ति को बोलते हैं जो गांव में राशन वितरित करता है, जिसके पास में कह सकते हैं कि वो जो राशन की जो दुकान होती है ना, अब जैसे शहरों में क्या होता है एक प्रॉपर एक दुकान हो जाती है, लेकिन गांव में क्या होता है कि एक व्यक्ति को निर्धारित कर दिया जाता है कि यह व्यक्ति इसी के पास में पूरा उसका लेखा जोखा रहेगा, यही व्यक्ति राशन बांटेगा, तो उसको कोटेदार बोलते हैं गांव में, ठीक है। तो वो कितना किस ऊंचे लेवल पे कांड करता था आप समझ सकते हैं इस बात से, ठीक है। तो प्रवासी कामगारों को जहां भी वे काम कर रहे हैं खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है। हालांकि ये लागू हो गया, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी, हालांकि ये तो अभी वर्तमान की सिचुएशन है। अब जाके मोदी सरकार ने पिछले वर्ष मतलब कह सकते हैं 2019 या 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया था ना। लेकिन उससे पहले हम आजाद हुए थे 1947 में, ठीक है। उसके बाद से ये योजनाएं अनवरत चली आ रही हैं और अब जाके ये हो पाया। जैसे कि इसका वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ये है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या आपको पता होगा अगर आप कभी नोएडा या गुड़गांव या कहीं भी मतलब बाहर गए हैं, कहीं बाहर सिटी में गए तो वहाँ पे आपने देखा होगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए या मैं बेसिकली लेता हूँ बिहार। तो आपने देखा होगा कि बिहार का जो व्यक्ति होता है वो आपको उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएगा और मतलब हर जगह मिल जाएगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जैसे गुड़गांव में।
तो गुड़गांव में कोई बिहार का व्यक्ति रह रहा है, तो जनरली पहले क्या होता था कि बिहार का व्यक्ति है तो उसको बिहार में ही वो राशन मिल पाता था। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि वहाँ पे उसके गांव में तो उसका नाम चढ़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या होता था, उसके नाम के आधार पे उसके गांव में उसका राशन भेज दिया जाता था, मतलब कोटेदार लेके जाता था। ठीक है, अब चूंकि उसके रजिस्टर में एंट्री है उसके परिवार की, तो कोटेदार वो बांटता ही नहीं था, वो अपने रजिस्टर में ऐसे एंट्री कर लेता था कि हमने बांट दिया। और चूंकि वो व्यक्ति या वो फैमिली वहां पे है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका राशन कोटेदार खा गया। अब जाके क्या हुआ है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब है कि अगर कोई बिहार का व्यक्ति है वो गुड़गांव में रह रहा है, तो उसका है चूंकि एक सिंगल आइडेंटिटी हो गई, यानी कि एक राष्ट्र एक राशन। ठीक है, तो वो अब गुड़गांव में अगर रह रहा है, गुड़गांव में लेबरी कर रहा है या नौकरी कर रहा है, तो वो यहाँ की राशन की दुकान पे जाके अपना राशन यहाँ पे भी ले सकता है। तो यहाँ पे अगर वो लेगा, अब चूंकि सारा ऑनलाइन हो गया, तो वो वहां पे भी उसकी एंट्री हो जाएगी कि हाँ, इस व्यक्ति ने, फलाना व्यक्ति ने गुड़गांव में अपना राशन ले लिया है, तो अब इस व्यक्ति का राशन है, इसके गांव का जो कोटेदार है उसको नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के इससे बहुत, एक कह सकते हैं भ्रष्टाचार पे, मतलब पूरी तरीके तो नहीं, से तो नहीं, पर हाँ ये मान सकते हैं आप 90% तक तो अंकुश लगा ही है। ठीक है, तो ये था, कह सकते हैं कि हमारी जो पहली योजना थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं कि समेतिक विकास कल्याण योजना, सॉरी समेतिक विकास बाल विकास योजना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो शुरुआत हुई थी समेतिक बाल विकास योजना की, ये 1975 में हुई थी। ठीक है, और इस योजना को जो कह सकते हैं कि क्रियान्वित किया था, या इसको जो अभी मॉनिटराइज कर रही है जो संस्था है, वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसकी कह सकते हैं कि आप जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय इसका जो मंत्री है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का, वो आप देख के जाइएगा। वर्तमान में तो स्मृति ईरानी जी हैं, लेकिन जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय इसको एक बार नजर डाल लीजिएगा कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है। ठीक है, तो आईसीडीएस समेकित बाल विकास योजना, और इसको 1975 में लॉन्च किया गया था, और इसको इसका जो संचालन होता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत कुछ योजनाएं थी आईसीडीएस के बारे में, जिसमें सबसे पहली योजना आ जाती है आंगनवाड़ी सेवा योजना। आंगनवाड़ी आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि ये गाँव के बच्चों का प्ले स्कूल होता है। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे कि शहर के बच्चे होते हैं, उनके लिए जब वो छोटे होते हैं उनको स्कूल में डालने से पहले उनको एक प्ले स्कूल में डाला जाता है। ये शहरों का कह सकते हैं कि लैंग्वेज है कि प्ले स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। इसी तरीके से हमारे गाँव में भी एक प्ले स्कूल होता है जिसको आंगनबाड़ी बोला जाता है। वो एक आपने एक वीडियो देखा होगा, शायद कुछ दिन पहले चला था कि आणी वाणी करके, किसमें पढ़ते हो, आणी वाणी में। तो वो आणी वाणी जो बच्चा बोल रहा था ना, वो आणी वाणी यही आंगनवाड़ी था। ठीक है, तो आणी वाणी जो सेवा थी, इस योजना के बारे में बात करते हैं। तो यह बचपन की देखभाल और विकास के लिए अनूठा कार्यक्रम है। इस योजना के लाभार्थी 6 वर्ष, जी मतलब कि पैदा होने से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। यानी कि इस योजना के लाभार्थी हैं आंगनबाड़ी योजनाओं के, वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिलता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, वो उर्स वगैरह दिए जाते हैं, उर्स तो नहीं, मतलब गाँव में तो वही दलिया वगैरह मान सकते हैं आप। ठीक है, तो दलिया वगैरह मिलता है, आगे मैं बताऊंगा। तो गर्भवती महिलाएं और वो महिलाएं जिनका मतलब रिसेंटली जिनको बेबी हुआ है, तो वो अपने बच्चों को अपना स्तनपान करवाती हैं, तो वो माताएं भी इस योजना का कह सकते हैं कि लाभार्थी हैं। तो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं। ठीक है, यह 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है। ये देखिए, तो इसमें पोषण, स्कूल, ठीक है, पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं शामिल शामिल हैं। जैसे कि इसमें बेसिकली कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी जो है, या आंगनवाड़ी जो है, इसमें बेसिकली 6 सेवाएं दी जाती हैं। जो 6 सेवाएं, सेवाओं का लाभार्थी कौन है, एक तो 0 से 6 वर्ष तक आयु के सभी बच्चे, दूसरी गर्भवती महिलाएं, और तीसरा वे महिलाएं जो मतलब स्तनपान करवाती हैं अपने बच्चों को। मतलब जनरल सी बात है, वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे होंगे तभी उनको स्तनपान करवाएंगे, तो 0 से 6 वर्ष तक की बच्चे, और इसके अलावा 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों की माताएं मान सकते हैं आप। ठीक है, और इसके अलावा वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, तो उनके लिए 6 पैकेज, या कह सकते हैं 6 योजनाओं का पैकेज है, जिसमें उनके स्वास्थ्य से संबंधित उनका पूरा रखा जाएगा ख्याल, उनके जो बच्चे हैं उनके स्कूल से संबंधित ख्याल रखा जाएगा,
और जो उनका बच्चों का पोषण है या उन माताओं का पोषण है उनका ख्याल रखा जाएगा। उन बच्चों के टीकाकरण होगा, जैसे आपने देखा होगा पोलियो का टीकाकरण होता है। और भी मतलब कि जो गाँव में जो बीमारियाँ फैलती रहती हैं, जो बच्चों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं और माताओं से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, उनका टीकाकरण होगा, ठीक है? और उनकी प्रति महीने या कह सकते हैं प्रत्येक सप्ताह उनकी जाँच, प्रत्येक महीने उनकी जाँच का प्रावधान है और कुछ अन्य सेवाएँ भी इसमें शामिल हैं। तो कुल मिला के 6 योजनाओं का ये पैकेज है, आंगनवाड़ी, ठीक है? तो यानी आंगनवाड़ी। और आगे बात करते हैं पूरक पोषण में, मतलब जो उनका पूरक पोषण नाम का जो कह सकते हैं कि योजना है, इसमें होम राशन यानी कि टेक होम राशन एंड टीएचआर, टेक होम राशन यानी कि इनको कह सकते हैं कि खाना इसमें शामिल, खाना इनको मिलता है पोषण, पूरक पोषण में, जिसमें गर्म पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल है। निर्धन परिवारों के लिए इसका विशेष महत्व है क्योंकि यह बच्चों के पोषण संबंधी परिणाम को प्रभावित करता है। मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं या 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं या वो महिलाएं जो स्तनपान करवाती हैं, सिंपल सी बात है, वो गरीबी होंगी तभी यहाँ पे आएंगी। अगर उनके पास में थोड़ा भी पैसा होगा तो वो आंगनवाड़ी से मिला हुआ खाना तो खाएंगी नहीं। तो इसमें ये प्रावधान है सरकार द्वारा ये किया गया है कि आंगनवाड़ी के तहत जो पूरक पोषण जो योजना है उसमें उन तीनों मतलब कैटेगरी के जो भी हैं एलिजिबल लोग हैं या लाभार्थी हैं, उनके आहार का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इनको मतलब कि पका हुआ भोजन हालांकि मुहैया कराया जाने का प्रावधान है सुबह के नाश्ते में, लेकिन जनरली क्या होता है कि ऐसे ही उनको दे दिया जाता है कि आप घर पे जाके अपना पका लो। ये ग्राउंड रियलिटी है, वो मैं बताता हूँ। पर जो आधिकारिक जो लैंग्वेज है वो यही है कि इनको गर्म पका हुआ भोजन मिलना चाहिए सुबह के नाश्ते में, ठीक, मतलब सुबह का नाश्ता मिलना चाहिए। इसके अलावा गर्म पका हुआ भोजन जो कि पूरक पोषण आहार में शामिल है और ये अपना घर ले जा सकते हैं। कुल मिला के ये इसलिए डायरेक्ट आंगनबाड़ी वाले घर पे ही दे देते हैं, ठीक है? और निर्धन परिवारों के लिए इसका बहुत विशेष महत्व है क्योंकि आपको पता ही होगा कि चूंकि खाना ही तो सब कुछ है यार, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि जो ये हमारी योजना थी समेकित बाल विकास योजना, इसमें जो दूसरी योजना है वो आ जाती है आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आपको पता होगा कि हालांकि फिलहाल अभी भी ये चल रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को, जो भी इसमें एलिजिबल लोग होंगे, उनको 3 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाते हैं और शेष 1,000 रुपए की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत, ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 3 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाते हैं और फिर 1,000 रुपए एक्स्ट्रा इनको दिए जाते हैं जो कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दिए जाते हैं। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपए दिए जाते हैं। मतलब कुल मिला के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आप मान सकते हैं कि जैसे कि 6,000 रुपए उस माता को दिए जाते हैं जो कि इस योजना के तहत लाभार्थी है। वो कौन सी लाभार्थी रहेगी? जो गर्भवती महिला होगी वो, ठीक है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको, मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6,000 रुपए देने का प्रावधान है जो कि 3 महीनों में या कह सकते हैं कि 3 किस्तों में ये पैसे दिए जाते हैं, जिसमें 3 किस्तों में तो उनको 5,000 रुपए एलोकेट किए जाते हैं। जैसे कि पहले महीने में या पहली किस्त में 2,000 दे दिए, दूसरी किस्त में 2,000 मिल गए और तीसरी किस्त में उनको 1,000 रुपए दिए। तो बचे उनके जो 1,000 रुपए है वो मातृत्व जननी सुरक्षा योजना के तहत उनको 1,000 रुपए उसी में से दिए जाते। तो कुल मिला के आपके 6,000 रुपए हो गए, ठीक है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत एलिजिबल जो कैंडिडेट है उनको 6,000 रुपए देने का प्रावधान है, ठीक है? अब आ जाते हैं हमारी तीसरी योजना जो कि है राष्ट्रीय क्रेच योजना, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, ठीक है? शिशु गृह योजना। तो इसमें क्या होता है, इसके तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चों 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब जो शिशु गृह योजना है, सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय क्रैच या शिशु गृह योजना, यानी कि शिशु गृह से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि शिशुओं का घर। तो शिशुओं का घर में वो बच्चे रहेंगे जो 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है? पहली बात, वो कौन से बच्चे रहेंगे? सिंपल सी बात है, साधारण तो बच्चे रहेंगे नहीं, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं वो तो रहेंगे नहीं। इसमें वो बच्चे रहते हैं जैसे कि जिन बच्चों की जो माताएं हैं वो बाहर कहीं काम करती हैं। तो ऐसी महिलाएं जो बाहर कहीं काम कर रही हैं उनको कामकाजी महिला भी बोला जाता है, ठीक है? या कह सकते हैं कि वो कहीं बाहर जॉब कर रही हैं, मतलब या फिर लेबरी मान सकते हैं, कुछ भी, ठीक है? तो उनके बच्चों के रख रखाव के लिए 6 माह तक के बच्चों के रख रखाव के लिए, मतलब कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिशु गृह योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है? आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। शिशु गृह 1 महीने में 26 दिन एवं प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। कुल मिला के जो
कामकाजी महिलाएं जनरली वो सोमवार से लेकर शनिवार तक ही काम करेंगी ना, और जो बचे हुए दिन है उसमें 4 संडे आ गए। तो वही है क्वेश्चन, मतलब सिंपल सी बात है कि जो वर्किंग डे रहते हैं या जो वर्किंग आवर रहते हैं, हालांकि अगर आप बाहर निकले तो वर्किंग आवर तो जो लेबर कैटेगरी के बंदे हैं उनको तो 8 से 9 घंटे तक या 10 घंटे तक काम करवाया जाता है। पर जो आधिकारिक मतलब सरकारी समय वो तो जनरली 7 घंटे का ही रहता है, तो सरकार तो अपने समय के अनुसार चलेगी। और जो प्राइवेट जो काम कर रहे हैं वो तो फिर अपने अकॉर्डिंग काम करवाएंगे। तो जो शिशु गृह योजना है, तो शिशु गृह बेसिकली आपके हर पंचायत में एक शिशु गृह बनाया जाता है। हालांकि वो आपके यहाँ पे हो ना हो या गायब हो गया वो अलग बात है। पर शिशु गृह योजना में जो शिशु गृह रहता है वो प्रत्येक महीने यानी कि एक महीने में 26 दिन खुला रहता है और प्रतिदिन ये 7 घंटे तक खुलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें 6 माह से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे प्रतिदिन 7 घंटे 26 दिन तक एक महीने में रह सकते हैं। ठीक है। और इसमें बच्चों को पूरक भोजन, प्राथमिक चाइल्ड केयर शिक्षा, स्वास्थ्य और सोने की सुविधा प्रदान की जाती है। हालांकि बहुत से क्या, मैंने तो भाई ये देखा नहीं शिशु गृह। बाकी अगर आप में से किसी ने देखा है शिशु गृह अपने ग्राम पंचायत में, अपने क्षेत्र पंचायत में, तो भाई कमेंट करके बताओ। बहुत सी योजनाएं हैं जो सिर्फ कागज पे रह जाती हैं, धरातल पे नहीं उतर पाती हैं। जैसे अभी एक योजना लॉन्च हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री जी की योजना थी, वो शादियों से संबंधित योजना थी ना, जो अ, निर्धन बच्चियां हैं या जो लोग हैं उनको उनकी शादी करवाते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो उसमें एक मामला आया था कि उसमें जैसे कुछ पैसा दिया जाता है, शायद 1 लाख यानी 1.5 लाख रुपए तक, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट मुझे अभी कंफर्म नहीं है। तो भाई फेक दूल्हे बन रहे, फेक लड़कियां जा रही हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है वहां पे। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के अधिकारी हैं, विधायक हैं, वो सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। वो मतलब जैसे अब उन्होंने सिंपल सी बात है कि 100 शादियां करवा दी, एक शादी का हो गया मान लो 1 लाख रुपए, तो 100 शादियों के भाई उनके हो गए कितने, 1 लाख मल्टीप्लाई 100, 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया भाई गायब। अब 1 करोड़ में सिंपल सी बात है 20 लाख जो वो होगा, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कह सकते हैं जो डीएम होगा वो खा लेगा। और बचे कितने, 80 लाख, 80 लाख में फिर इनका आपस में बंटवारा हो जाएगा, विधायक का और सांसद का और जो भी है अधिकारी वगैरह। ठीक है, तो कुल मिला के और उनको क्या, उनको मतलब कि अगर जो एलिजिबल, जो मतलब कि उन्होंने 100 जोड़े बिठा रखे थे, ऐसे ही मतलब किसी को भी उठा के उनको, अब चूंकि घूंघट पड़ा है तो अंदर क्या पता कि अंदर लड़का है या लड़की, किसी को भी भाई दूल्हा बना दे रहे। ठीक है, तो धड़ल्ले से चल रहा है। अब हालांकि उस पे उसका चल रहा है, देखो आगे क्या होता है। खैर वो अलग बात है। तो बात करते हैं शिशु गृह। तो ये एक महीने में 26 दिन खुला रहता है, प्रतिदिन 7 घंटे तक खुलता है। इसमें जो बच्चे रहते हैं उनके खाने पीने का प्रावधान रहता है, जिसमें पोषक पदार्थ रहेगा। ठीक है, मतलब पूरक पोषक, तो सिंपल से पूरक पोषण में तो पूरा ही आ जाता है जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो प्राथमिक या प्रायोरिटी पे जो चाइल्ड केयर शिक्षा होती है, जैसे कि बच्चों को एक तरीके से कह सकते हैं कि माता वाला माहौल प्रदान करना। ठीक है, वो सारा कुछ रहता है, तथा उनके सोने की भी सुविधा रहती है इसमें, तथा उनके स्वास्थ्य से भी संबंधित सुविधा रहती है। आगे चलते हैं कि पोषण अभियान। ठीक है, तो पोषण अभियान भी इसी योजना का एक पार्ट है। इसमें इसका उद्देश्य छोटे बच्चों में कुपोषण या कह सकते हैं कि जो उनकी बीमारियां हो जाती हैं बच्चों को, एनीमिया को कम करने, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करके स्टंटिंग, अल्प पोषण एनीमिया की रोकथाम के साथ जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के स्तर में सुधार लाना। कुल मिला के पोषण अभियान का मतलब ही यही है, या इसका उद्देश्य ये है कि जो कह सकते हैं कि जो गरीब तबके की महिलाएं हैं या बच्चियां हैं या जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य को में सुधार लाना। कुल मिला के बस इतना है, जिसमें आप मान सकते हैं कि एनीमिया है, अल्प पोषण है, रक्त अल्पता है, इस तरीके की जो बीमारियां हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए पोषण अभियान चलाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं नोट। आईसीडीएस का जो उद्देश्य है बेसिकली इसके तहत, तो 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में के बीच नीति और क्रियान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना। ये बेसिकली इनका उद्देश्य है। आगे बात करते हैं कि पोषण अभियान कार्यक्रम। ठीक है, मैंने अभी ऊपर क्या बताया था आपको, पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान, अब आ जाता पोषण अभियान कार्यक्रम। तो पोषण बेसिकली इसमें भी वही रहेगा, पर देख लेते हैं एक बार। तो पोषण अभियान देश में नाटेपन, अल्प पोषण, खून की कमी या जिसको बोलते हैं एनीमिया, या जन्म के वक्त कम वजन वाले बच्चों जो है उनकी संख्या में कमी लाने के लिए विभिन्न मंत्रालय और विभाग विगत कई वर्षों से सक्रिय हैं। पोषण अभियान
टेक्नोलॉजी की मदद से जन जन के बेहतर आहार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएगा। पोषण अभियान किन के लिए? बेसिकली गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाएं तथा नवजात शिशु के लिए, किशोरियों के लिए तथा जो 0 से 6 माह तक के 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं पंचायत प्रतिनिधि की भूमिका। तो पंचायत प्रतिनिधि एक जनप्रतिनिधि के नाते निम्न लाभार्थियों को सही पोषण और सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने के लिए उत्साहित करेगा। ठीक है, हालांकि ये साले खुद ही नहीं बताते हैं। अब बात करते हैं जिसमें किनको किनको प्रोत्साहित करेगा? गर्भवती महिलाओं को। तो रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषण आहार लें, पौष्टिकीकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं। आईएफए की एक लाल गोली रोजाना चौथे महीने में से 180 दिन तक लें। ठीक है, कैल्शियम की निर्धारित निर्धारित जो खुराक है वो लें। प्रसव से पहले कम से कम 4 एएनसी जांच एएनएम दीदी या डॉक्टर से जरूर करवाएं। ठीक है, नजदीकी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र पर ही अपना प्रसव करवाएं। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोएं। शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं। हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करें। ठीक है, आगे बात करते हैं धात्री महिलाएं इसमें जो रहेंगी वो ये जो था ये गर्भवती महिलाओं के लिए इंस्ट्रक्शन थे। ठीक है, अब जो अन्य महिलाएं हैं उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन है, धात्री महिलाएं तो रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषण आहार लें। ये तो कॉमन है। ठीक है, चाहे वो गर्भवती महिला हो या फिर धात्री महिलाएं। पौष्टिकीकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं, ये भी कॉमन है। ठीक है, प्रसव से लेकर 6 महीने तक। देखिए, पिछली जो थी गर्भवती महिलाओं के लिए थी वो उनके लिए थी जिनका अभी कह सकते हैं कि डिलीवरी नहीं हुई है। अब ये जो धात्री महिलाएं वो होती हैं जिनकी डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, तो प्रसव से लेकर 6 महीने तक यानी कि 180 दिन तक रोजाना आईएफए की एक लाल गोली खाएं। हालांकि मुझे नहीं पता ये आईएफए क्या होता है, कोई दवाई का नाम होगा तो रिलेट कर पाएंगे आप। ठीक है, तो आईएफए की लाल गोली प्रत्येक दिन एक लाल गोली खाएं। कैल्शियम की निर्धारित खुराक लें। नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कराएं। यानी कि आपका अगर बेबी होता है तो 1 घंटे के अंदर उसको स्तनपान करवाएं तथा शिशु को अपना पहला पीला गाढ़ा दूध अवश्य पिलाएं। ठीक है, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये बेसिकली जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ये पोषण अभियान के तहत दी जाती है। ठीक है, तो वर्तमान समय में तो यार सब हॉस्पिटल भाग जाते हैं। बात करते हैं शिशु को शुरुआती 6 महीने सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं और ऊपर से कुछ ना दें। यानी कि जो आपका बेबी होता है उसको बेसिकली ये बोल रही है योजना, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन है वो बता रहे हैं कि एक माँ को अपने बच्चे को स्टार्टिंग के 6 महीने तक सिर्फ अपना ही दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, और बच्चे का जन्म होने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसको अपना जो उसका कह सकते हैं माँ का जो दूध मिल्क होता है वो अवश्य पिलाएं। और वो जो मतलब कि दूध होता है माँ का पीला गाढ़ा दूध, वो बच्चे के लिए पहला टीका होता है। ठीक है, बच्चे 6 महीने पूरे होने पर अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बच्चों के लिए, जो कि 3 ही लोग इसमें एलिजिबल थे। एक तो गर्भवती महिलाएं, दूसरी थी वो महिलाएं जिनका डिलीवरी हो चुकी है वो, तीसरे थे बच्चे जो 6 माह से लेके 6 महीने तक के बच्चे, सॉरी 6 साल तक के बच्चे थे। अब आ जाते हैं बच्चों के लिए जो इंस्ट्रक्शन थे वो। तो 6 महीने पूरे होने पर माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार शुरू करें। रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषण खाएं। ये हालांकि ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली माओ को ही दिए जा रहे हैं। ये बस बता रहे हैं कि बच्चों को क्या क्या करना है, करवाना है माओ द्वारा। ठीक है, पौष्टिक दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं, क्योंकि बच्चों को क्या पता क्या आयोडीन होता है, क्या नमक होता है और क्या पौष्टिक पौष्टिक दूध होएगा। ठीक है, क्या पौष्टिक तेल होगा, उनको क्या जानकारी होती है। 6 साल तक तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। आईएफए तथा विटामिन ए की निर्धारित खुराक दिलवाएं, ये दिलवागे ना। बात करते हैं पेट के कीड़ों से बचने के लिए 12 से 24 महीने के बच्चों को एल्वेडा एल्वेंडाजोल दवाई को याद रखेंगे आप। फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से पॉइंट बन सकता है मतलब आपके एग्जाम में कि पेट के कीड़ों से बचने के लिए बच्चों को कौन सी गोली दी जाती है। तो अल्वेंडाजोल अल्वेंडाजोल की आधी गोली, जो कि 12 से 24 महीने तक के जो बच्चे होंगे उनको दें आधी गोली, तथा 24 से जो कह सकते हैं कि एक तरीके से 60 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 2 साल से लेके मतलब 1 साल से 2 साल तक का अगर बच्चा है उसके पेट में कीड़े अगर हो जाए तो उससे बचने के लिए उसको एल्बेंडाजोल की गोली में आधी। और वहीं अगर 2 साल से ज्यादा का बच्चा है और 5 साल तक का बच्चा है, 5 साल तक का ही हो जाएगा ना, तो 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को
पूरी गोली उसके मतलब कह सकते हैं कि साल में 2 बार आंगनवाड़ी केंद्र पर दिलवाएं। आधी गोली मतलब कि 1 से 2 साल तक के बच्चों को आधी गोली, और 2 से 5 साल तक के बच्चों को पूरी गोली साल में 2 बार आंगनवाड़ी केंद्र पर दिलवाएं। गोली का नाम एल्बेंडाजोल। ठीक है। आंगनवाड़ी केंद्र पर नियमित रूप से लेकर जाएं तथा उनका वजन अवश्य करवाएं। बौद्धिक विकास के लिए पौष्टिक आहार उनकी उम्र के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम, एएमएन, एएमएम या डॉक्टर द्वारा, एएनएम होगा बेसिकली ये, ठीक है, या डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार दें। 5 साल की उम्र तक सूची अनुसार सभी टीके नियमित रूप से जरूर लगवाएं। ठीक, तो ये थे बच्चों के लिए। अब बात करते हैं किशोरियों के लिए, मतलब सिंपल सी बात है, वो तो लड़कों के लिए था, अब आ जाते हैं लड़कियों के लिए। जो मतलब ये किशोरियां वो हैं जो मतलब एक तो उनको मतलब बचपन से लेके उनकी युवावस्था तक के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। तो किशोरियों की को रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पौष्टिक आहार जरूर दिलवाएं, जिससे माहवारी के दौरान, मैंने बोला ना युवावस्था तक, मतलब ये माहवारी को बेसिकली इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीरियड्स के टाइम पे। ठीक है। तो माहवारी बेसिकली पीरियड्स के दौरान रक्त स्त्राव होने वाली आयरन की कमी को पूरा करने के लिए बेसिकली उनको आयरन तथा विटामिन युक्त आहार दिलवाएं लड़कियों को। और पौष्टिक दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खिलाएं। आईएफए की नीली गोली, ध्यान रखिए वहां पे था, मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए था लाल गोली। और जो किशोरियां हैं या कह सकते हैं कि जो युवतियां हैं, युवतियों को आईएफए की नीली गोली हफ्ते में 1 बार दिलाएं। और वहां पे जो लाल गोली थी वो प्रतिदिन थी 180 दिन तक। ठीक है। और व्यक्तिगत साफ सफाई तथा माहवारी स्वच्छता का ध्यान रखें। पेट के कीड़ों से बचने के लिए एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल की एक गोली साल में 2 बार। ठीक है। बेसिकली अब युवती है तो साल में 2 बार तो लेगी और पूरी गोली लेगी तो। और वहीं अगर बच्चे थे, अगर 2 साल से ज्यादा और 5 साल से कम के थे, तो उनके लिए भी साल में 2 बार थी एल्बेंडाजोल की एक पूरी गोली, और वहीं 1 साल से 2 साल तक के बच्चों के लिए आधी गोली थी साल में 2 बार। ठीक है। आगे बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या इंस्ट्रक्शन थे हैं, वो देख लेते हैं एक बार। तो देखभाल कर्ता को समुचित पोषण संबंधी परामर्श नियमित रूप से देती रहें। बच्चों की नियमित और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास की निगरानी करें। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की निगरानी हेतु नियमित गर्भ भ्रमण करें, गृह भ्रमण करें। ठीक है। बच्चों का नियमित रूप से वजन करें तथा एमसीपी कार्ड में दर्ज करें। लाल घेरे में होते ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करें। बेसिकली नवजात बच्चों की निगरानी के लिए नियमित गृह भ्रमण का मतलब है, जैसे कि कोई महिला है, उसको उसकी डिलीवरी हुई है, तो अब वो गाँव में तो मतलब जो कह सकते हैं आंगनवाड़ी केंद्र होता है ना, जो कि बेसिकली मतलब ग्राउंड लेवल पे कह सकते हैं कि जो गर्भवती महिला है उनका ख्याल रखेगा। तो आंगनवाड़ी केंद्र में तो ना मतलब चारपाई तक तो होती नहीं है। तो अब उनकी अगर डिलीवरी हो गई है किसी महिला की, तो उसके बाद में तो वो अपने घर पे रहेगी ना। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो होती है उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो नियमित रूप से उस जो महिला है जिसका मतलब कह सकते हैं डिलीवरी हुई है, उसके घर पे नियमित रूप से जाए और मतलब बच्चों का कह सकते हैं कि एक तरीके से निगरानी करे, मतलब एक तरीके से मतलब कि समय समय पे उसको देखती रहे। ठीक है। तो आंगन कार्यकर्त्री हो गई। अब बात करते हैं आशा कार्यकर्ता के बारे में। ये बेसिकली आशा कार्यकर्ता की, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता था, अब ये आशा कार्यकर्ती है। ठीक है। तो गर्भवती महिला को संस्थान में प्रसव करवाने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है। और तथा एएनसी की जांच सुनिश्चित करें। नवजात शिशु की देखभाल और धात्री महिला के निगरानी हेतु 6 से 9 बार गृह भ्रमण करें, मतलब उसके घर पे जाए आशा कार्यकर्ता। ठीक, कार्यकर्ती बेसिकली ये होती है। ठीक है। और अति कुपोषित बच्चों और कम वजन वाले बच्चों की निगरानी हेतु हर महीने गृह भ्रमण करें। बच्चों के नियमित और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। ठीक है। तो ये थी, कह सकते हैं कि कुछ, हालांकि 2 ही योजनाएं हो पाई हैं इस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 तो नहीं, खैर 3 हो गई, जिसमें पोषण अभियान के बारे में बताया, और पोषण अभियान के अलावा राष्ट्रीय शिशु योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आंगनवाड़ी सेवा योजना, जो कि समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि हम मान सकते हैं जितनी भी योजनाएं हुई हैं वो हुई हैं। कल के वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत स्तर पर कार्यान्वित होने वाली जन कल्याणकारी जो प्रमुख अन्य योजनाएं हैं उनके बारे में। तो ये तो थी बेसिकली जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कही जाती हैं। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये योजना है, मैंने आपको बेसिक पूरी डिटेल में बताया, और ग्राउंड लेवल पे क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद करते हैं जब आप सिलेक्शन ले लेंगी तो आप इस स्थिति को सुधारने के लिए अवश्य काम करेंगे। ओके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, समय हो चुका है। ओके।
बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।